हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने कल डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, रेट लॉ पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ी थी, और हमारे पास हमने क्या निकालना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दी गई है उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट है के, उसके लिए हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, उनको हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के रिएक्टेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूशन फॉर्म में और एक होता है गैसेस फॉर्म में। अगर हमारे पास है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो सॉल्यूशन फॉर्म वाले के लिए जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास कंसंट्रेशन 1 - n टाइम। n यहाँ पे हमारा क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, 1.5, 2.5, 0.5, कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता है क्या कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे पास जैसे कि मोलैरिटी क्या होती है, वो मोल्स पर लीटर होता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होंगे, मोल्स पर लीटर होंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, पुट कर दें कंसंट्रेशन की जगह क्या, मोल्स पर लीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या 1 - n, और यहाँ पे क्या है टाइम। टाइम आपको पता है सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डे, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को पता है n कितना हो जाएगा, 0। तो हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या, n = 0। तो 1 - 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यानी यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, मोल पर लीटर। सेकंड की टर्म्स में ले रहे हैं तो सेकंड हो जाएगा। उसी तरह से फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 - 1 0। ठीक है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेकंड, मिनट, आवर्स। उसी तरह से अगर हमने किसके लिए निकालना है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए निकालना है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n = 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 - 2, और यहाँ पे सेकंड, तो -1 बच जाएगा, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड। उसी तरह से हम किसका निकालना चाहें, फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे मोल पर लीटर 1 - 3 सेकंड। तो 3 माइनस का है, प्लस का 1 है, -2 बच जाएंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म में हमारे पास है रेट कांस्टेंट, उसके यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये किनके लिए है, जब हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में हो। अब अगर हमारे पास क्या हो जाता है, गैसेस हो जाता है, ठीक है, सेकंड क्या है, फॉर गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट हमारे गैसेस हो उस केस में, तो उस केस में हमारे पास यूनिट ऑफ
रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होंगे? एटमॉस्फेयर 1 माइनस n, यहाँ पे उसी तरह से टाइम। अब यहाँ पे भी n क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसी तरह से जैसे इसमें किया हमने सबसे पहले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए अपने को पता है n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे 1 माइनस 0 टाइम, यानी क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर सेकेंड। ये बन जाएंगे किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो उसके लिए अपने को पता है n कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1। तो यूनिट हमारे पास क्या हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर 1 माइनस 1 टाइम, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? सेकेंड। तो सेम उसी तरह से अब हमारे पास जो मोल पर लीटर है उसकी जगह चेंज होता जाएगा। तीसरी हम ले लेते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यूनिट हमारे पास क्या बनेंगे? एटमॉस्फेयर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स यानी सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास -1 बचेगा, तो क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड। उसी तरह से फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है तो n कितना हो जाएगा? 3। तो यूनिट किसके इक्वल होंगे? एटमॉस्फेयर 1 माइनस 3, और यहाँ पे सेकंड है तो माइनस के 3 में से एक गया, माइनस के 2 बचेंगे, तो एटमॉस्फेयर माइनस स्क्वायर और सेकंड। तो इस तरह से हम किसी भी रेट कोई भी रिएक्शन है उसके क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। अब इस यूनिट के बेस पे हम क्या बता सकते हैं? उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, थर्ड होगी या जीरो होगी, क्योंकि हमें पता है हम इस वैल्यू जो ये फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यूनिट आ जाएंगे। तो हमें जो रेट कांस्टेंट के यूनिट दिए होंगे उनके साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ओबे हो रहा है या सेकंड के लिए या थर्ड के लिए या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हमें दे रहा है, कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट दिए हुए और इनसे हमने पता लगाना कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे पहला है फर्स्ट केस, के आपको दिया हुआ है 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, ये जो हमारे पास पर सेकंड में था, मैंने सेकंड लिया या टाइम लिया था, वो इन पर टर्म में है। तो ये हमने बताना है कि ये हमारे पास कौन से ऑर्डर का है, ये रेट है रिएक्शन का, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जो भी है। तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला था क्या कंसंट्रेशन की टर्म्स में, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। तो n अगर हम यहाँ पे कितना पुट करते हैं? 0 पुट करेंगे तो अपने को पता है क्या होगा, हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, यानी ये जीरो ऑर्डर तो नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर होती तो यानी n 1 पुट कर दे तो 1 माइनस 1 0 तो पर सेकंड आता, लेकिन ये भी नहीं है इसके यूनिट। तो हम क्या पुट करते हैं? n पुट करते हैं 2। अगर n 2 पुट करेंगे तो हमें पता है 1 माइनस 2 ये होगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -1 बचेगा, वो अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मोल इनवर्स पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यही यूनिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगला अपने को दिया हुआ है k इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10 की पावर -5 पर सेकेंड।
तो ये भी अभी हमने निकाला, ये किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट जो होते हैं वो टाइम इनवर्स होते हैं, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर्स। तो इस तरह से हम जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का बता सकते हैं। जैसे एक और दिया हुआ है, इसमें अपने को दिया हुआ है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसका रेट कितना है, 3 × 10⁻² आवर्स है। तो यानी ये आवर्स में आ गया, आवर्स में आ गया तो मतलब इसके जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास आवर्स में आ रहे हैं। और आवर्स में किसके आते होते हैं, हमारे पास जो यूनिट होते हैं वो आते होते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिएक्शंस का पूछ सकते हैं। अब आगे एक और दिया हुआ है, एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, इसका भी रेट दिया हुआ है वो 1 × 10⁻² मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी यही वाले यूनिट। तो ये वाले यूनिट किसके लिए होते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो कितना है, 2 है। और साथ में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट इस रिएक्शन में डाल देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को अलर्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं। उसी तरह से एक रिएक्शन और दी हुई है आपको, उसके लिए रेट वाला एक्सप्रेशन दी हुई है कि जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और b क्या है, 2 है। तो इसके लिए हमने क्या बताने हैं, यूनिट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑर्डर अपने को पता है 1/2 होगा ये हमारे पास। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो यानी ऊपर 1 आ जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 5/2 यानी 2.5। तो n हमारा कितना आएगा, 2.5 कह लो या 5/2। तो यूनिट्स निकाल लो। तो यूनिट्स कैसे निकलेंगे अपने को पता है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है 1 - n, n कितना है 5/2, और यहाँ पे पर सेकंड। तो 1 - 5/2 इसका सोल्व कर लो। तो एलसीएम 2 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 1, तो कितना आ जाएगा -5 और प्लस के 2 हैं तो -3/2। तो यानी ये -3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मोल -3/2, लीटर वाला ये प्लस में हो जाएगा 3/2, और बाहर क्या होगा, पर सेकंड। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, हमारे पास यूनिट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला। तो एमसीक्यूज में या किसी भी टर्म्स में आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ये है और इसके लिए यूनिट्स निकालिए, क्या निकलेंगे यूनिट्स। ओके, अब आगे हमारे पास हो जाता है डिफरेंस क्या क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में। देखो, रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो डिपेंड करती है किस चीज पे, टेम्परेचर पे। जो हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, ये कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है। बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। तो ये माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी जैसे रिएक्टेंट क्या है तो उसमें माइनस में आएगा और प्रोडक्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। पर रेट कांस्टेंट जो है उसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये आप बुक में से पढ़ लेना। आगे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलिकुलरिटी क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, उसके बारे में हमने डिस्कस करनी है। तो बेसिकली हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किनको बोला जाता है, वो वाली रिएक्शंस जो एक सिंगल स्टेप में हो जाए, वो वाली रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं।
पर कई रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो एक स्टेप्स में नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं, 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं उनमें वो होगी। तो ऐसे वाली रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिएक्शंस कितने टाइप्स की हैं। तो पहली है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, द रिएक्शन विच आर टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप के अंदर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उससे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो क्या होगी, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। तो क्या बोलेंगे, द रिएक्शन विच आर टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें हमें पता है भी क्या होगा, हमारे पास एक से ज्यादा स्टेप में वो क्या होगी, रिएक्शन कैरिड आउट होगी। और जो एलिमेंट्री है वो एक ही स्टेप में हो जाएगी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, हमारे पास क्या है, CH3Cl और क्या डाल रहे हैं हम इसमें, KOH डाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH और प्लस में KCl बनेगा। तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगी। कैसे पता चलेगा, इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है। KOH जो है वो कैसे टूटेगा, K+OH नेगेटिव में, ठीक है, कैसे टूटेगा, K+OH नेगेटिव में। तो होगा क्या, ये वाला OH नेगेटिव इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेज बनेगी जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन OH बॉन्ड बन रहा है। और अगले स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो Cl निकला है वो K+ के साथ रिएक्शन कर जाएगा और KCl बना लेगा। तो ऐसी रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर हो गई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो क्या बताया हमने कि एक से ज्यादा स्टेप में होती है। तो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, जैसे मान लो हमारे पास A से C बन रहा है, तो ये A से C 2 स्टेप में सपोज करो हो रहा है। पहले A से बन रहा है B, फिर दूसरे स्टेप में B से क्या बनेगा, C बनेगा। तो एक स्टेप में नहीं हो रही। तो इनमें एक स्टेप जो होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप। क्या होता है, स्लो स्टेप। और एक मान लो क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें स्लो स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी वो वाली रिएक्शन उस स्लो स्टेप के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास ये है CH3Cl, इसकी रिएक्शन करवाई KOH एक्वस के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस में KCl। अब ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स में होती है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ये होगा कि जैसे ही हमने क्या डाला हुआ है, KOH डाला हुआ है, तो उसकी प्रेजेंस में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। अब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन। तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है ऐसे वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जो चीज़ है वो स्टेबल होती है। क्या होती है, स्टेबल होती है। तो जो स्टेबल चीज़ होती है, कोई भी प्रोसेस है उसको
होने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो मतलब वो क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। तो इसका मतलब ये इसका स्लो स्टेप हो गया। और स्लो स्टेप जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का ये वाला जो स्लो स्टेप है ये क्या होगा, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या है, जो KOH है वो टूटा हमारे पास कैसे, K प्लस OH नेगेटिव में, और वो OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। और ये वाला जो स्टेप है ये क्या होगा हमारे पास, फास्ट स्टेप होगा। और फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग नहीं होता तो हमारे पास क्या है, ये रेट जो है इस स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये वाली रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। और ये वाली एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है क्या, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या हमारे पास, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा किन के अंदर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर। तो ये हमें बात याद रखनी है क्योंकि ये आगे हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हमें ये जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लो स्टेप फास्ट स्टेप, दो तरीके हैं हमारे पास। एक मान लो आपको क्या है, DC बनना है, तो DC बनने के लिए आपको यानी IAS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको +2 ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद प्री का जो पेपर होता है वो, फिर मेन का, फिर इंटरव्यू, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर जाके फाइनल रिजल्ट आता है, यानी कम से कम 10 साल लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक चोर बनना है तो कोई भी चीज़ चोरी कर लो, वो चोर बन गया। तो DC बनना एक लंबा प्रोसेस है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो यानी वो स्लो प्रोसेस है। पर चोर बनना एकदम में हो जाएगा तो वो फास्ट स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसी तरह से कहता है, जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है क्योंकि उसको होने में टाइम लगता है, और जिस चीज़ में होने में टाइम लगेगा वो चीज़ क्या बनती है, स्टेबल बनती है। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, भी हमारे पास एक साइकिल फैक्ट्री है और उस साइकिल फैक्ट्री में अलग अलग जगह टायर, ठीक है, जो उसका हैंडल है, जो उसके पैडल है, चेन है, वो चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। तो जो चीज़ जल्दी बन जाती है तो साइकिल तो नहीं तैयार होगा ना। साइकिल कब तैयार होगा, साइकिल तब तैयार होगा जो उसमें सबसे छोटी चीज़ जिसको होने में बनने में ज़्यादा टाइम लगता है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जितनी ज़्यादा होगी साइकिल उतने ज़्यादा बनेंगे, जितने कम होंगे उतने कम बनेंगे। तो मतलब स्लो स्टेप के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये तो हमारे पास होगी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब बात आती है मोलिकुलरिटी क्या चीज़ है। हमने बात करनी है किसके बारे में, मोलिकुलरिटी के बारे में। तो हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी। +1 फिजिक्स में वैसे आपने कोलिजन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या होता है कोलिजन, जब दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं उससे बोलते हैं कोलिजन। अब केमिस्ट्री में भी हम बात करते होते हैं, कोलिजन्स की बात करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलते हैं, चेंज होते हैं जब उन रिएक्टेंट के बीच में परफेक्टली कोलिजन हो। अगर परफेक्टली कोलिजन नहीं हो रही उनके अंदर तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं बदलेगा। तो कोई भी रिएक्शंस हो रही है उसमें हमें पता है रिएक्टेंट्स होते हैं। तो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है कि जो हम रिएक्शंस कैरिड आउट कर रहे हैं उस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कोलाइड करते हैं ताकि वो किस में बदल जाएं, प्रोडक्ट में बदल जाएं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम, आयंस और पार्टिकल
कुछ भी हो सकते हैं ये हमारे पास एटम आयन पार्टिकल्स which collides simultaneously, यानी जो एकदम से एक पल एक क्षण के लिए कोलाइड करेंगे, कोलाइड साइमल्टेनियसली to as results into the chemical reaction, या उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे या कितना प्रोडक्ट बनता है, उस समय कितने एटम्स कितने आयंस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या बोलते हैं उसको, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। यानी जैसे एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है वो क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो जाएगा वो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर दो करते हैं तो क्या हो जाएगा वो, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसी तरह से तीन करते हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलैरिटी। एक मॉलिक्यूल कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो कर रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर, तीन कर रहे हैं तो ट्राई मॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, और भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट बन सकता है। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो हमारे पास कोलिजन्स होती है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के आपस में नहीं हो पाती, यानी लो मॉलिक्यूलरिटी वाले ही एग्जिस्ट करते हैं, हाई मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो आपस में ही टकराते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो हमारी रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं होगी। तो इसका मतलब जो हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस है वो पॉसिबल नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती हैं। तो उसमें हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हो जाते हैं। तो उन स्टेप्स को ही हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसी से हम क्या निकालते हैं, उसका मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, या कह लो उसका ऑर्डर निकालते होते हैं। तो वो हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। अभी पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3-4 स्टेप हो गए, और उसमें जो स्लो स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास बात आ जाती है किस चीज की, कि डिफरेंस क्या क्या है, किसके बीच में, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगी, होल नंबर होगी, यानी 1 2 3 इस तरह से होगी हमेशा ही। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है, पर जो मॉलिक्यूलरिटी है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू नहीं है। ये हम क्या करते हैं, हमारा जो स्लो स्टेप है उससे क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के भी लिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दोनों के लिए कर सकते हैं यूज, पर जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास डिफरेंस होते हैं किनके बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो इस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं जो वो हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो पिछला भी पढ़े, ये भी पढ़े, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।